नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मेरी ये वीडियो बहुत देर से आ रही है। थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य के कारण मैं कुछ समय से आपसे दूर रही। तो आज मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के उच्च और नीच ग्रह, मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि बताऊंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मैं आज आपको भावों की विशेषता, भावों की शक्ति क्या है, ये बताऊंगी, जो आपके फलित के लिए बहुत उपयोगी विषय है। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह कहीं किसी राशि में उच्च के, किसी में नीच के कहे जाते हैं। और कुछ की अपनी मित्र राशि, शत्रु राशि में उच्च के, नीच के। तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य हैं, और मेष राशि से जो कुंडली शुरू होती है उसे हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं। यानी वह कुंडली जो एक काल पुरुष कुंडली को हमने माना है कि काल पुरुष कैसा होगा, उसका सिर, उसका मुंह, उसका व्यक्तित्व। तो ये काल पुरुष अनुसार प्रथम भाव में मंगल की मेष राशि से ग्रहों का और राशियों का संबंध बनना आरंभ होता है। तो सर्वप्रथम सूर्य जो ग्रहों के राजा है, सूर्य जो हमारे हिंदी कैलेंडर में मेष राशि से ही 0 डिग्री से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यानी वे अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और बारी बारी से सभी राशियों से होते हुए वह मीन राशि में पहुंचते हैं। तो वह सूर्य अपनी प्रजा को देखने के लिए, अपनी प्रजा के बारे में जानने के लिए, अपनी प्रजा में किसी का उच्च स्थान करने के लिए, या किसी को दंड देना हो तो उसके लिए शत्रु भाव, शत्रु राशि में बैठकर आपके जन्म अनुसार, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि किसी माह के द्वारा सूर्य संक्रांति से सूर्य की राशि का पता लगता है और सूर्य द्वारा ही लग्न तय होता है। आज इस विषय को हम बहुत पहले क्योंकि पढ़ चुके हैं। आज हम उच्च और नीच देखते हैं। तो सूर्य की यात्रा राजा सर्वप्रथम लगन में होता है और यह यहाँ पे 10 डिग्री तक उच्च का कहलाता है। मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री, यह उसकी उच्च की डिग्री मानी गई है। यानी किसी का सूर्य 10 डिग्री का मेष में है, वो अपने उच्चतम स्तर पर है, सिंहासन पर है। अब जो भी ग्रह जहां उच्च का होता है, उसके सामने वाली राशि, सामने वाली एकदम सप्तम भाव, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जो भी राशि उच्च की राशि के अपोजिट राशि होगी, उस राशि में ग्रह नीच का होता है और उसी डिग्री में होता है। यहाँ पे सूर्य मेष में उच्च का है, तो नीच का वह तुला में होगा। वहां पर भी 10 डिग्री में ही नीच का होगा। अब सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि, जो उसकी स्व राशि है। मित्रों, जो भी ग्रह हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं कि हर ग्रह को दो दो राशियां मिली हुई हैं। तो इन दो राशियों में से एक राशि उस ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि होती है और एक राशि उसकी स्व राशि होती है। तो जो ग्रह, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा
अपनी राशि में उच्च के नहीं होते, उनको केवल एक एक राशि प्राप्त है। तो उसमें हमारे सूर्य जो है सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण के और सिंह में ही वह स्वराशि के भी होते हैं। अब आते हैं चंद्रमा, यानी सूर्य के बाद, राजा के बाद रानी, उसके बिल्कुल साथ वाले भाव में, परिवार वाले भाव में रानी यानी चंद्रमा 3 डिग्री का उच्च का होता है। चंद्रमा मन, मानसिकता और माता और सुख का कारक। तो परिवार में माता से ही सुख होता है और माता से ही वैभव भी आता है। चंद्रमा शुक्र की राशि में, आप कहेंगे शुक्र तो इसका मित्र नहीं है, लेकिन वाणी, माता, सुख, परिवार, वैभव, यह चंद्रमा से दिखाई देता है। शुक्र उसमें ऐश्वर्य भरता है अगर वह शुभ हो। तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का 3 डिग्री का, तो उसके अपोजिट जो विपरीत राशि, उसके बिल्कुल सामने सप्तम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, जो उसके मित्र की राशि है। लेकिन मन हमारा जब छिप जाता है, जब बुझता है, क्योंकि कालपुरुष की अष्टम राशि अंधेरे की राशि है, तो अंधेरे में चंद्रमा या मन बुझ जाता है, वहां पर चंद्रमा नीच का कहलाता है। यहाँ पे जो नीच के ग्रह कहलाए जाते हैं उसके बारे में मैं अलग से एक व्याख्या दूंगी, लेकिन यहाँ अभी हम जो पढ़ते हैं वह चंद्रमा, क्योंकि शुक्र में उच्च का, टॉरस में उच्च का होता है, तो वृश्चिक में अपोजिट राशि में अष्टम भाव, काल पुरुष के अष्टम भाव, यहाँ पे वह नीच का होता है। राजा रानी के बाद सलाहकार की घर में आवश्यकता होती है, किसी बड़े की आवश्यकता होती है जो घर में सलाह मशवरा अच्छे से दे सके। तो बृहस्पति केंद्र में चतुर्थ भाव में, काल पुरुष के चतुर्थ भाव में, चंद्रमा की कर्क राशि में 5 डिग्री के उच्च के होते हैं। अब देखिए, राजा, रानी, फिर सलाहकार, काल पुरुष की कुंडली, तो आपको इजीली राशियां याद हो जाएंगी कि किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का कौन सा नीच का होता है। तो बृहस्पति काल पुरुष के चतुर्थ भाव में यानी कर्क राशि में 5 डिग्री के नीच के होते हैं, उच्च के होते हैं, और अपने सप्तम भाव अपोजिट राशि मंगल की राशि में यह नीच के होते हैं। 5 डिग्री में ही नीच के हो जाते हैं उसके सप्तम भाव विपरीत भाव में, उसकी राशि में। आपको राजा मिल गया, रानी मिल गई, सलाहकार मिल गया, अब रिश्तेदार आ गए और बुध, संतान आ गई, राजकुमार आ गया, बुद्धि आ गई। तो बुद्धि, बुध, संतान, नाभि, आपके नाभि से जुड़ा हुआ बच्चा, क्योंकि बुध को श्री विष्णु कहा जाता है और उनकी नाभि से ही ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो आपके रिलेशन जब जुड़ते हैं संतान से, औरों से, परिवार से, उसमें बुध एक छोटा बच्चा और बुद्धि है। बुद्धि, बुध राजकुमार कहा जाता है, 15 डिग्री का, अपनी ही राशि में कन्या राशि का स्वामी होकर स्वयं की राशि में उच्च का होता है। केवल बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में उच्च का है। देखिए, एक बच्चा अपने घर में ही राजा है, अपने घर में वो जितना उत्पात करता है वह दूसरों के घर में नहीं करता। तो राजकुमार अपने ही घर में, अपने ही भाव में और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होता है। उसके अपोजिट बृहस्पति की राशि जो बिल्कुल
कन्या से सप्तम भाव की राशि, यहाँ पर बुध नीच का हो जाता है। जो कि बुध बृहस्पति को अपना पिता मानते हैं और बृहस्पति उसे अपना पुत्र नहीं मानते, उनके घर जाकर यह बुध नीच का हो जाता है। और अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण का, तो इसकी स्वराशि मिथुन राशि हुई। सॉरी, मैं आपको चंद्रमा का बताना भूल गई। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का और वृषभ राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है। वृषभ राशि को ही यहाँ पे ये एक आप देखेंगे चंद्रमा ना तो अपनी राशि में उच्च का है, ना उसकी अपनी राशि मूल त्रिकोण की है। तो मूल त्रिकोण राशि में जो है वह वृषभ में ही होता है, जो कि 3 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। क्योंकि 3 डिग्री 0 से 3 डिग्री वह उच्च का है, तो 3 डिग्री के बाद वह चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में वृषभ में कहलाएगा। तो उसकी स्वराशि कर्क राशि हुई। बृहस्पति इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह धनु है। धनु जो काल पुरुष के धर्म की राशि है, और मीन राशि में बृहस्पति अपना स्वराशि कहलाता है। बुध की मूल त्रिकोण कन्या राशि ही है, उच्च का कन्या राशि ही है, और इसकी नीच राशि मीन है और स्वराशि मिथुन है। अब जब बुध 0 से 15 डिग्री होता है तब वह उच्च का होता है। जब वह 15 से 30 डिग्री होता है तब वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। इसके बाद आते हैं, आपको राजा मिल गया, रानी मिल गई, सलाहकार मिल गया, संतान या बुद्धि भी मिल गई, तो नौकर भी चाहिए राजा को जो उसके कामकाज कर सके। तो शनि जो इसका पुत्र भी कहलाता है राजा का, लेकिन शनि नौकर का कारक है, कारक नौकरी का, नौकर का। तो शनि सप्तम भाव काल पुरुष का, तुला राशि जो उसके मित्र की राशि है, इसमें आकर 20 डिग्री तक वह उच्च का होता है। 20 डिग्री का शनि यहाँ उच्च का, और इसके अपोजिट मेष राशि में यह नीच का होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है और स्वराशि वह मकर राशि में होता है। अब नौकर के बाद आपको कुछ कर्म करने के लिए प्रयास करने होते हैं, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। तो यहाँ पे काल पुरुष कुंडली के दशम भाव में मंगल शत्रु राशि, जिसे वह शत्रु मानता है, शनि की राशि में मंगल 28 डिग्री का उच्च का कहलाता है। ठीक है, मंगल उच्च का मकर राशि में, नीच का अपने अपोजिट कर्क राशि में, जबकि इसकी मित्र राशि कर्क है, वहां पर यह नीच का हो जाता है। कर्म की राशि में आकर मंगल उच्च का होता है। यहाँ इसका करेज बहुत ज्यादा होता है, इसकी उच्चता देखने वाली होती है। कर्म के लिए किए जाने वाले प्रयास बहुत अधिक होते हैं, व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है। यदि उच्च का मंगल हो तो व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं कि वर्कहोलिक भी है। लेकिन जब नीच का चंद्रमा होता है तब उसे गुस्सा भी कम आता है, उसकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, और ऐसे में प्रयास भी थोड़े कम होते हैं। क्योंकि चंद्रमा पानी की राशि है, जल तत्व है। जहां अग्नि पानी में जाएगी तो या तो पानी उबल के वाष्पित हो जाएगा या पानी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अगर आग उसमें जाएगी तो आग बुझ जाएगी। इसलिए कर्क का चंद्रमा, कर्क का मंगल वहां जाकर नीच के हो जाता है। वह उतने रिजल्ट नहीं दे पाता, उसे वहां झुकना पड़ता है।
अग्नि में कूद के खुद को ठंडा करना पड़ता है, इसलिए मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। अब इन सब के बावजूद आप राजा हैं, रानी हैं, सलाहकार हैं, नौकर हैं, बुद्धि भी है, करेज भी है, फिर भी गाड़ी बंगला भी तो चाहिए। तो गाड़ी बंगला हमें ऐश्वर्य और बिस्तर सुख, जो बेड प्लेजर कहा जाता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का सप्तमेश पार्टनर शुक्र है। तो यह शुक्र 12वें भाव में बेड प्लेजर के भाव में पहुंचकर उच्च का हो जाता है, आपको खर्च करने के लिए ऐश्वर्य देता है, व्यय करने के लिए ऐश्वर्य, यानी शुक्र यहाँ उच्च का है, तो आपके पास पैसा खर्च करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपके पास कहीं ना कहीं से धन आ जाता है या व्यक्ति जुगाड़ कर लेता है। मित्रों का भी संग उसे प्राप्त होता है, परिवार भी उसके लिए खर्च करता है, क्योंकि परिवार भाव का भी तो वह स्वामी है। तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, और जो टॉरस राशि है, वृषभ राशि, यह उसकी स्वराशि। मंगल का शायद मैंने आपको नहीं बताया, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, काल पुरुष में, जहां राजा बैठा है सिंहासन पर, सिर पर। तो सिर की राशि मंगल की यह मूल त्रिकोण राशि है, और अष्टम की, जहां चंद्रमा नीच का हो जाता है, और चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का हो जाता है। ये बहुत खूबसूरती है। जहां पानी जाकर छिप जाता है, चंद्रमा जाकर छिप जाता है, वहां चंद्रमा नीच का, और जहां मंगल को जाके ठंडा होना पड़ता है, वह चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का। तो वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि है, छिपे हुए भाव की राशि। अब मित्रों, जो नीच ग्रह है, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट क्यों देते हैं, जबकि उच्च के ग्रह उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते? नहीं तो श्री राम जी की कुंडली सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर कितने ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल, सब उच्च के थे, फिर भी उन्हें घर से बाहर रहना पड़ा, माता पिता से दूरी सहनी पड़ी, पत्नी से अलगाव सहना पड़ा, संतान का मुख उन्होंने जन्म के समय नहीं देखा, उन्हें लालन पालन करते हुए नहीं देखा, ना कोई सहयोग कर पाए, और सभी ऐश्वर्य होते हुए भी उनको उसका सुख नहीं मिल पाया। तो उच्च के ग्रह है, आपको वो उच्चता नहीं देते जो नीच के ग्रह देते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे नीच के ग्रह संघर्ष अधिक करते हैं, उस संघर्ष में उन्हें झुकना पड़ता है, और उस झुकने में वह अपनी बेइज्जती नहीं महसूस करते, ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और जहां ईगो खत्म हुई वहां आप संघर्ष से ऊपर उठाते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहूंगी, यदि D1 में उच्च के ग्रह हैं तो इतना खुश मत होइए। हाँ, यहाँ नीच के ग्रह हैं तो फिर भी आपको उच्चता मिलेगी, आपके प्रयास सफल होंगे, ये आप यकीन मानिए। यदि D1 में नीच के ग्रह हैं और D9 में उच्च के हो जाते हैं, तो आपको सफलता बहुत अधिक मिलने वाली है। और यदि D1 में उच्च के ग्रह हैं और D9 में नीच के हैं, तो वह सफलता का स्तर बहुत ही नीचे, एक मध्यम स्तर का रहने वाला, यानी आपके प्रयास या आप बहुत उच्चता पे पहुंच के बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। तो मित्रों, याद रखिए, नीच के ग्रह कभी खराब नहीं होते। अब मैंने जो बोला भाव और शक्ति, भाव शक्ति, हमारा जो भी भाव है उसकी शक्ति उसके अपोजिट ग्रह है।
क्योंकि हर उच्च ग्रह अपने अपोजिट में जाके नीच का होता है, तो हम अपने अपोजिट के सामने झुकते हैं। यानी अगर आप लगन शरीर है तो अपने पार्टनर पति या पत्नी के सामने झुकता ही है। नहीं झुकता तो विवाह नहीं चलता, झुक जाता है तो विवाह चलता है। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में यह देखिए कि आपका पार्टनर आपकी शक्ति होती है। लगन शिव है तो सप्तम शक्ति है। जो भी भाव आप देख रहे हैं वह शिव है और उसकी शक्ति उसके सामने है। तो यह लगन और पार्टनर, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए दोनों का आपसी संबंध देखें। अब काल पुरुष में शुक्र और मंगल हमेशा शिव और शक्ति के रूप में ही रहे, क्योंकि मंगल हमेशा शुक्र को एनर्जी देता है, प्रयास देता है। तो वह एनर्जी और प्रयास से आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ पे द्वितीय भाव में शुक्र ऐश्वर्य का कारक स्वराशि का होता है और उसकी एनर्जी सामने फिर से मंगल है। तो यहाँ परिवार के लिए जो एनर्जी होती है वह छिपी हुई होती है, वह प्रयास छिपे हुए होते हैं, क्योंकि किसी परिवार में सदस्य भी अनेक होते हैं और कौन सा सदस्य कितनी एनर्जी दे रहा है, कौन सा सदस्य कहां से कैसे प्रयास कर रहा है परिवार को जोड़ने या तोड़ने के लिए, तो यह भी एनर्जी आपको देखनी है। लगन सप्तम, पार्टनर अपने पार्टनर से देखने के लिए। द्वितीय और अष्टम अपने पारिवारिक संबंधों की शक्ति जानने के लिए। आप देखें आपका शुक्र और मंगल से द्वितीय और अष्टम भाव से कैसा संबंध है। अब तीसरा भाव, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, हॉबीज, बुद्धि, बुद्धि के विकास, पराक्रम, बहुत कुछ है, उसका भाव है, तो उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? उसको शक्ति धर्म के कार्यों से मिलती है। आपकी हॉबीज, आपके कार्य, आपकी बुद्धि धर्म के प्रयासों में कैसे है? क्या आप चीटिंग करते हैं या धर्म के अनुसार, यानी क्या सही है क्या गलत है, यह बुद्धि आप में कितनी है? इसको जानने के लिए तीसरे और नवम भाव शिव और शक्ति देखे, उनका आपसी संबंध कैसा है। चतुर्थ भाव आपके सुख, आपकी एजुकेशन, जो आपकी 10+2 तक एजुकेशन है, और आजकल तो क्योंकि बहुत हायर एजुकेशन हो गई है तो आप हायर एजुकेशन भी यानी ग्रेजुएशन भी फोर्थ भाव से देख सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन, ऐश्वर्य, माता का सुख, इस शिव चौथे घर के शिव को शक्ति कर्म से मिलती है। तो आपके चौथे भाव और दशम भाव के स्वामियों का संबंध, वहां बैठे ग्रह आपको आपकी शिव और शक्ति कैसी है, इसका संबंध कैसा है, आपके सुखों को बताएगा या आपके कर्मों को बताएगा। क्योंकि यदि शिव चतुर्थ सुख के लिए कर्म शक्ति है, तो कर्म के शिव के लिए शक्ति चतुर्थ भाव है। यानी यदि आपको अपने कर्म करने हैं, कार्य करने हैं, पैसा कमाने के लिए, आजीविका के कर्म, तो आप देखें आपके पास सुख या माता की ब्लेसिंग कितनी है। यहां से माता की ब्लेसिंग है, घर परिवार सुख है, सुख से है, तो आपको कर्म करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि घर सुखी है, घर ठीक है, शक्ति अच्छी है, मजबूत है, तो आप कर्म बेझिझक होके करते हैं। तो ये शिव और शक्ति का आपसी संबंध आपको इस प्रकार से देखना है। आपके पंचम भाव
पूर्व पुण्य कर्म और आपकी संतान, आपकी हायर एजुकेशन और बुद्धि का विकास, आपकी बुद्धि यहाँ एग्जीक्यूट होती है तीसरे से तीसरा भाव होने के कारण। इस शिव को, इस संतान को या इस भाव के पूर्व कर्मों को शक्ति कहां से मिली? एकादश भाव से। जब आपके विवाह होता है तो विवाह से पंचम भाव लाभ का यानी संतान का लाभ होता है। संतान का लाभ आपकी इस शिव को शक्ति आपके इस लाभ से प्राप्त होती है। तो आपके एकादश भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का संबंध देखें कैसा है। क्या शक्ति मजबूत है? क्या बड़े भाई आपके मजबूत हैं? 11वां भाव बड़े भाई बहन, आपके पिता से तीसरा, आपके चाचा, आपकी बुआ। तो ये एकादश भाव यदि यहाँ आपके सगे संबंधी रिलेशन में या आपके काम का धन इससे बली है तो आपकी संतान को शक्ति प्राप्त होती है, आपकी एजुकेशन को शक्ति प्राप्त होती है, आपकी बुद्धि का विकास अच्छा होता है। छठा भाव रोग का भाव। रोग रिपु ऋण के अतिरिक्त यह कंपटीशन का भाव है। और मित्रों सबसे बड़ी बात यह परिवार के धन का जन्म करता है। पंचम से जो परिवार है वह भाग्य है और परिवार से छठा भाव पंचम यानी धन की संतान यहाँ पैदा होती है। आपके कंपटीशन, आपके कर्जे, आपके रोग, आपके ऋण यहाँ जन्म लेते हैं परिवार से। परिवार से आपका संबंध किस प्रकार का है, परिवार आपका कितना साथ देता है पूर्व जन्म के कर्मा के द्वारा, क्योंकि धन का पूर्व जन्म का कर्मा है। और इसकी शक्ति 7th हाउस आपके व्यय, आपके खर्चे, आपकी परिवार से दूरी, आपकी स्वयं से दूरी, स्वयं के सुखों से दूरी आपके रोग रिपु ऋण को जन्म देती है। तो आपका शिव और शक्ति का संबंध कुंडली में अवश्य देखें कैसा है। और इसके लिए मैं एक उदाहरण चार्ट देती हूँ जो व्यूवर्स का है, नाम उनका रूप है। बहुत पहले उन्होंने मुझे ये चार्ट इस व्यूवर्स चार्ट के लिए दिया था। तो इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। आप देखें टॉरस लगन है, काल पुरुष कुंडली का लगन 12वें भाव में है। टॉरस लगन है, सामने मंगल की वृश्चिक राशि है। तो शिव हमारे शुक्र हुए और शक्ति मंगल, ठीक है। शिव शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी अष्टम जो आयु का भाव है वहां पर है और शक्ति रोग भाव में चली गई। जन्म से ही रोग की उत्पत्ति शक्ति ने कर दी। शक्ति कमजोर है। शक्ति जो है वो लगन से, जो लगन का स्वामी शुक्र और अष्टम का स्वामी भी शुक्र है, अष्टमेश रोग भाव का स्वामी और लग्नेश, लग्नेश और सप्तमेश रोग और स्वयं शक्ति शिव अष्टम में है। तो रोग का अचानक से इस व्यक्ति के जीव से संबंध बन गया, ठीक है। तो यहाँ रोग दिखता है। अब मंगल के साथ काल पुरुष का चंद्रमा भी विराजमान है, माता भी पीड़ित है। माता यहाँ पे तीसरे भाव की स्वामिनी। तीसरा भाव क्या था हमारा? करेज। तो करेज की शक्ति देखें, वहां राहु केतु स्थित है, यानी शक्ति यहाँ शरीर में नहीं है कि वह रोग से लड़ सके। प्रयासों में कमी है। क्यों? क्योंकि
जहां प्रयास भाव है, जहां शिव है वहां केतु है, और जहां केतु है वहां डिटैचमेंट है, प्रयासों में कमी है। दिखाई दिया आपको? अब हमारा परिवार भाव देखें तो परिवार का शिव सप्तम भाव में, यानी परिवार से छठे में, फिर से परिवार रोगी बुद्धि के साथ है। और चतुर्थेश सिंह राशि का स्वामी यानी सुख का स्वामी भी चौथे से चतुर्थ में माता के केवल प्रयास है। माता प्रयास कर रही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उनकी शक्ति कौन है? चतुर्थ की शक्ति शनि। शक्ति लग्नेश के साथ अष्टम में उन्हें रोग से लड़ने के लिए ताकत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ताकत का स्वामी, जो ताकत है, शिव की शक्ति है, चौथे की शक्ति है, वह शनि है। अब यहाँ ग्रह देखे शनि है तो यह समय लगाएगा, क्योंकि शनि बूढ़ा प्लेनेट है, देर से काम करता है, धीरे काम करता है। तो यह व्यक्ति जब शनि की दशा होगी तब धीरे धीरे रोग से लड़ पाएगा। किंतु यदि अष्टम भाव शामिल है तो वह आपको ऐसा रोग देता है जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक रहे, यानी वह रोग कभी ठीक नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको उम्मीद देता रहेगा। और आयु कारक शनि भी वहां बैठा है। अष्टम की शक्ति, तीसरे भाव की शक्ति बृहस्पति, शिव और शक्ति के स्वामी, यानी यदि हम अष्टम को शिव माने तो शिव अपने घर को देख रहे हैं। अष्टम बलि है, यानी आयु बलि है, कर्म की आयु भी बलि है। जो चतुर्थ का शक्ति है वह भी बलि है। कारक अपने भाव में बैठा है, अपने स्वामी से दृष्ट है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो अष्टम बलि है। आयु लंबी है, किंतु रोग से लड़ने के लिए इन्हें बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जो कि एक स्थान पे आके ये प्रयास भी छूट जाएंगे, क्योंकि प्रयास का स्वामी खुद चंद्रमा है, शिव चंद्रमा है, वहां पर केतु बैठे हैं, और चंद्रमा रोग भाव में रोग की मानसिकता में आ गया। तो मित्रों, आज इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी दुआओं से अब मेरा स्वास्थ्य बहुत हद तक ठीक है। आगे भी आप सभी के स्वास्थ्य की भी शुभकामना करती हूँ, क्योंकि आजकल वायरल बहुत चल रहा है। आप सभी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। शुभ कामनाओं के साथ। धन्यवाद।